नमस्कार जी। मैं पवन कुमार, कुहू ग्रुप का फाउंडर एंड सीईओ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कि छोटे स्टार्टअप और आईपीओ तक की जर्नी कैसे करते हैं। एक छोटे स्टार्टअप जो एक आइडिया से शुरुआत होते हैं और किस तरीके से वो आईपीओ तक जाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टअप से आईपीओ तक की जर्नी को कंप्लीट करने के लिए हमें कोई प्रोडक्ट चाहिए या कोई हमें सर्विसेज चाहिए। सबसे पहले आइडिया स्टेज, हमारे माइंड में जो आइडिया आता है, अब हम लोग किसी प्रोडक्ट को देखते हैं या समझते हैं, कोई प्रॉब्लम को देखते हैं, समाज के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम है और उसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, उसके हम किस तरीके से प्रोडक्ट बना करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में आइडिया आता है और उस आइडिया से हम एक प्रोडक्ट बना देते हैं। वो प्रोडक्ट हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट हो जाता है। इस तरीके से हमारा एक प्रोडक्ट तैयार हुआ। सबसे पहले अब हमारे पास में आइडिया स्टेज पे है हम, लेकिन प्रोडक्ट तो हमने देख लिया। हमारे पास में पैसा नहीं है, फंड नहीं है। या तो हम अपना फंड्स लगा करके उस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे मार्केट के अंदर, या फिर हम फ्रेंड्स एंड फैमिली से पैसा लेंगे, या हम अपने रिश्तेदारों से किसी से पैसा लेंगे, या समाज से किसी यार दोस्तों से पैसा उठा करके उस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। सबसे पहली स्टेज को हम सीड फंडिंग कहते हैं। सीड फंडिंग, हमारे पास में कोई एक होता है प्री सीड, आइडिया आया लेकिन अभी प्रोडक्ट बनाया नहीं है, तब हमने आइडिया पे ही हमने अगर पैसा उठा लिया किसी से, उसे कहते हैं प्री सीड। लेकिन अब हम सीड मतलब प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं। अब हमने सीड इन्वेस्टरों को ढूंढना शुरू कर दिया, उन्हें अपना आइडिया पिच किया और उन्हें बताया कि इस तरीके से हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है। उसमें आपके प्रोडक्ट पे किसी ने पैसा लगा दिया, उसने आपको शुरू शुरू में 2 लाख रुपए दे दिए और 2% की इक्विटी दे दी आपने उसको, तो आपकी जो कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो आपकी सीधे सीधे 1 करोड़ रुपए हो गई। यहां से होती है सीड फंडिंग की शुरुआत, जब आप आइडिया पे ही फंडिंग उठाते हो। तो फिर होता है स्टार्टअप जर्नी प्रेजेंट। इस प्रेजेंटेशन में हम आपको बताते हैं कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, मतलब कि जो भी हमारे माइंड में विचार आया, जो हम करना चाहते हैं, उसको किस तरीके से नए इनोवेशन करके, उसमें एजुकेशन करके हम प्रोडक्ट के अंदर एक यूनिकनेस किस तरीके से ला सकते हैं। मार्केट रिसर्च, हमने ये रिसर्च करी वास्तव में जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं क्या ये प्रभावशाली है, मार्केट को इसकी नीड है। इस तरीके से हम बाजार के रुझान को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो और हम तीसरा पॉइंट है इंटेल टीम परफॉर्मेंस, मतलब कि हमारी जो टीम है वो किस तरीके से इसमें पूरा हमारा सहयोग करने के लिए तैयार है और हम किस तरीके से अपनी टीम को बना सकते हैं। टीम हमारी किस तरीके की होनी चाहिए, मैं कई पॉडकास्टों में और आपको वीडियोस में बता चुका हूं कि आपकी जो टीम है उसको, उसका भी परफॉर्मेंस इन्वेस्टर देखता है। वो किस तरीके की टीम है, आपकी टीम में कितने मेंबर्स हैं, कितने एक्टिव हैं, कितने लंबे समय तक आपके साथ चलने को तैयार है। तो मैंने बताया 5 पांडव के जैसे होना चाहिए आपकी टीम में। आपका जो फाउंडर और सीईओ है वो होना चाहिए अर्जुन के जैसा, जिसको केवल अपना गोल दिखता हो, केवल चिड़िया की आंख दिखती हो। और आपका युधिष्ठिर जैसा, आपका ईमानदार एक फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट देखता हो, इसको अकाउंटेंट कह सकते हैं या एफओ कह सकते हैं, फाइनेंशियल ऑफिसर, वो होना चाहिए। आपका को फाउंडर आपके भीम जैसा होना चाहिए, हर मुसीबत में आपके साथ खड़ा हो। नकुल और सहदेव जैसा आपके साथ में मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वाला होना चाहिए, जो लॉन्ग टर्म विजन को समझ सके। इस तरीके से आपका टीम का परफॉर्मेंस होना चाहिए। फिर एक वैलिडेशन और ईयरली ग्रोथ, आप एक टाइमलाइन में, आपने एक टाइम पीरियड दे दिया, 1 साल में मैं इस तरीके से, आपने एक सीधे सीधे एक रोड मैप तैयार कर लिया कि 1 साल में मैं इस टारगेट को अचीव करूंगा, 2 साल में मैं इस टारगेट को अचीव करूंगा।
और 3 साल में मैं इस टारगेट को अचीव करूंगा। इस तरीके से मैं जल्दी से जल्दी ग्रोथ पकड़ सकता हूं। पहला टारगेट हमने अचीव किया, दूसरे की तैयारी की, फिर तीसरे की, ऐसे फेज फेज बना बना करके हम एक टाइमलाइन के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद में हम आते हैं प्रोडक्ट वैलिडेशन, मतलब हम प्रोडक्ट में नए नए इनोवेशन एक सही टाइमलाइन पे हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे तो कम से कम 100 या 1000 यूजर्स को हम वो प्रोडक्ट देंगे। उनके हम फीडबैक को, ईयरली यूजर्स जिसने पहले सबसे पहले लिए, तो उनके हम फीडबैक को लेने की कोशिश करेंगे कि प्रोडक्ट के अंदर कोई कमी तो नहीं है, या कितना इफेक्टेड प्रोडक्ट है, क्या जिस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने प्रोडक्ट बनाया है क्या वास्तव में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपको बिल्डिंग एमपीवी, डेवलपमेंट मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट दैट द सक्सेस, आपको शोकेस एक बनाना पड़ेगा प्रोडक्ट का। आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी प्रोडक्ट मैं लोगों को दे रहा हूं उसका एक शोकेस होना चाहिए, आपका उसका एक ब्रांड होना चाहिए कि वास्तव में मार्केट को ये लोग जान रहे हैं। आपके लिए एक डेवलपमेंट करके प्रोडक्ट के लिए, और उसके लिए आपको एक ब्रांडिंग बनाना पड़ेगी। फेविकोल ने क्या किया था, फेविकोल ने एक सबसे पहले मुंबई में एक शॉप लगाई थी और उसमें कहा सब कुछ फ्री, सब कुछ फ्री, सब कुछ फ्री। उसने अपने प्रोडक्ट, सारे जितने प्रोडक्ट थे वो फेविकोल से चिपका दिए थे। अब सब लोग आ रहे थे, प्रोडक्ट तो लेना चाह रहे थे लेकिन कोई ले नहीं पा रहा था क्योंकि वो चिपके हुए प्रोडक्ट थे। अब इससे क्या वायरल हो गया, ने एक ऐसा शोकेस तैयार कर दिया वहां पर, वो वायरल हो गया वो वीडियो। अरे फेविकोल इतना मजबूत है कि हम लेने के बावजूद भी हम उसको छुड़ा नहीं पा रहे। तो इस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट में मार्केट की डिमांड किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं, हमको अपने प्रोडक्ट का शो ऑफ कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से हम उस प्रोडक्ट के अंदर लोगों तक अवेयरनेस पहुंचा सकते हैं, इस तरीके से हम आकर के प्रोडक्ट के लिए बना सकते हैं। आगे चल के हमने प्रोडक्ट लॉन्च कर लिया, उसके बाद में इंटरेक्टिव इंप्रूवमेंट हम उसमें करते रहे। मतलब कि हमने जो भी प्रोडक्ट बनाया उसमें जो फीडबैक आया कस्टमर से, उसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हम करते रहे। उनके लिए जो भी हम इंप्रूवमेंट कर रहे हैं वो उसका भी हम फीडबैक लें और एक रेटिंग लें। रेटिंग लेकर अब हमारा एक फाइनली प्रोडक्ट आगे आ जाएगा। अब हम आते हैं सबसे पहले फंडिंग एंड स्केलिंग। हम अपने प्रोडक्ट को किस लेवल पर स्केल कर रहे हैं। अब हमारा जो प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, प्रोडक्ट की फाइनल हो गया, उसके बाद में बाजार में उतारने के लिए बड़े लेवल पे हमें पैसे की आवश्यकता पड़ती है। अब हमारे पास जो पैसा था वो तो हमने लगा दिया मार्केट के अंदर, अब हम मार्केटिंग कैसे करें, हम उसको एक्सपेंड कैसे करें बिजनेस को। तब हम जाते हैं इन्वेस्टर के पास। अब इन्वेस्टर के पास जाते हैं तो वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में देखता है, हमारे पूरे मार्केट के बारे में देखता है और हमारी ग्रोथ के बारे में देखता है। इस तरीके से हम स्केलिंग किस तरीके से कर सकते हैं, स्टार्टअप जर्नी। अब हम यहां से चलते हैं, स्टार्टअप जर्नी की जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है। सबसे पहले जब हमने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया तो हम जाते हैं किसके पास में, प्री इन्वेस्टर जो हमारी फ्रेंड्स एंड फैमिली होती है उनके पास चले गए। उन्होंने कुछ फंड्स हमको दे दिया और हमने शुरुआत कर दी अपने धंधे की। उसके बाद में हम जाएंगे किसके पास, बीसीस के पास जाते हैं। हम बीसीस के पास, एंजल इन्वेस्टर के पास जाते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट है और हम इसको मार्केट के अंदर एक्सपेंड करना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं, हम लोगों को बेचना चाहते हैं। अब मैं किस तरीके से इस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना है ये सब कुछ मैं सामने इन्वेस्टर को पिच करता हूं। अपनी एक पिच डेक तैयार की हमने, हमने इन्वेस्टर को बताया कि इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट काम करेगा, इतनी वैल्यू देगा, इतना मार्केट शेयर है और इतना इसकी ग्रोथ है। हमने सारा सब कुछ समझाने के बाद में
वहां से इन्वेस्टर से हम फंडिंग उठाते हैं। इन्वेस्टर से फंडिंग उठाने के बाद में हम फिर उस पे स्केल करते हैं अपने बिजनेस को फिर स्केलिंग पे लगा देते हैं। जब हमारा बिजनेस स्केल हो जाता है, हमारी टीम भी बढ़ती चली जाती है, हमारा पूरा प्रोडक्ट की जानकारी हो जाती है, और उसके बाद में हम आगे चलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ और ग्रोथ की, गवर्नेंस की तरफ। अब हम यहाँ पर आते हैं कि हम किस तरीका से अपने प्रोडक्ट को, हमने क्या किया, छोटा मोटा फंड्स उठा करके बिजनेस की शुरुआत कर दी और अवेयरनेस फैला दी। अब हम उसमें प्रॉफिटेबिलिटी देखें कि हम प्रॉफिट कैसे कमाएं। अब उसमें प्रॉफिटेबिलिटी देखें और अपने प्रोडक्ट की गवर्नेंस मतलब मजबूती किस तरीके से हम बना सकते हैं। किसी प्रकार ऐसा तो नहीं है हमारा कॉम्पिटिटर हमको आके खा जाए या हमारे प्रोडक्ट पे कोई दिक्कत पैदा कर दे। इस तरीके से हम पूरी तरीके से अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बना करके प्रोडक्ट को, और आगे चल के हम उसमें इस प्रकार की मजबूती से खड़े हो कि कोई भी उस प्रॉब्लम, हमारा कॉम्पिटिटर हमारे प्रोडक्ट के प्रति किसी भी प्रकार की नेगेटिव अफवाह ना फैला सके, और ना ही हमारे प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर हमारे धंधे के अंदर आकर के एंट्री मार सके। अब हमारा प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जब फोकस हो गया, हमारा बिजनेस सही रणनीतियों पे चल रहा है, हमारा बिजनेस आगे अच्छा खासा काम कर रहा है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले गवर्नेंस स्टेब्लिशमेंट जब हमने कर लिया, ये जब हमारा पूरा स्टेबल हो गया बिजनेस, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ब्रांडिंग को और मजबूत कर रहे हैं। जब हम ब्रांडिंग को मजबूत करने की तरफ चलते हैं तब हमें पैसे की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, हमको मार्केटिंग करनी पड़ती है अपने ब्रांड को मजबूत करने के लिए। अब हमें फिर ब्रांडिंग, इसमें हो क्या रहा है, सबसे पहले हमने जो पैसा उठाया उससे हमने धंधे को प्रोडक्ट बनाया, मार्केट में रिसर्च की। दूसरा जब हमने उठाया कि और एक दुकान से 10 दुकानों तक हम कैसे पहुंचे, इसके लिए हमने पैसा उठाया और प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर फैलाना शुरू कर दिया। अब हम ब्रांडिंग पे फोकस कर रहे हैं। धंधे के अंदर जितना पैसा मार्केटिंग और ब्रांडिंग में जलाया जाता है उतना ही बड़ा ब्रांड बनता है। अब वो जलाया कैसे जाता है कि उसमें मार्केटिंग के लिए और ब्रांडिंग के लिए जब पैसा हम जलाते हैं तो लोगों के पास हमारा प्रोडक्ट की इमेज पहुंचती है और वैल्यू पहुंचती है। जब वैल्यू पहुंचती है तो हमारी ब्रांड की भी वैल्यू पहुंचती है। जब ब्रांड की वैल्यू पहुंचती है तो इन्वेस्टर भी हमारे साथ में पैसा लगाने को तैयार हो जाता है। हमको लॉन्ग टर्म में किस तरीके से अपनी स्थिरता बनानी है, हम लॉन्ग टर्म में किस तरीके से जा सकते हैं, इसके लिए हमको जो भी योजना है कि हम इसको ले कहा जाना चाहते हैं, तो इस तरीके से इन्वेस्टर के लिए हमें समझाना पड़ेगा। जब लॉन्ग टर्म के लिए हमें अपने बिजनेस को स्केल करना होता है तो क्या करना होगा, हमको आईपीओ की तरफ जाना होगा। अब आईपीओ की, सबसे पहले हमने फ्रेंजल फैमिली से पैसा उठाया जिसे सीड इन्वेस्टर बोले, उसके बाद हम आए एंजल इन्वेस्टर के पास, फिर बीसीस के पास आए। अब हम तीसरी राउंड फंडिंग में जो आते हैं, प्री आईपीओ। आईपीओ से पहले का जो प्रोग्राम होता है वो प्री आईपीओ होता है, जो कंपनी आईपीओ लाने की तैयारियां करती है। इस समय हमको केवल और केवल बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए पैसा चाहिए, तो इन्वेस्टर ग्रोथ हमारी हो रही है, हम प्रॉफिटेबल हैं, हमारा ब्रांड भी अच्छा खासा हो गया है। अब हम इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, बहुत तेजी से एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो हम प्री आईपीओ की तरफ जाते हैं कि हम इन्वेस्टर से एक वैल्यू लगवाने के लिए भी पैसा उठाते हैं और उसको धंधे को बढ़ाने के लिए पैसा उठाते हैं। अब हमने क्या किया, इस स्टेज पे आकर के हमने किसी से जाकर के सीधे सीधे 10 सीआर उठा लिया और जाकर के उनको 10% की इक्विटी दे दी, तो हमारे जो धंधे की वैल्यू है वो सीधे सीधे 100 सीआर 100 सीआर हो गई, मतलब 100 करोड़ रुपए वैल्यू हो गई। अब हमने उस पैसे को भी फिर ब्रांडिंग पे लगाया, मार्केटिंग पे लगाया, बड़ा ब्रांड बना दिया एक साथ जाकर के। अब हम जाते हैं आईपीओ की तरफ। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब हम ओपन पब्लिक को, क्योंकि एक बार इन्वेस्टर के पास में, हमारे पास इन्वेस्टर है जो, एक लिमिट होगी
जो एक व्यक्ति या 4 व्यक्ति मिलकर के पैसा लगा रहे हैं धंधे के अंदर। अब हमको बड़ा फंड उठाना होता है तो हम ओपन पब्लिक को पूरी तरीके से हम जो निमंत्रण देते हैं कि अब हमारे धंधे में आप भी आइए। इसके लिए हमें क्या, मिनिमम 3 साल पुरानी कंपनी होनी चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी हो, कंपनी वैल्यूएशन पे हो, और जाकर के सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे कंप्लीट होना चाहिए, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, यानी लिमिटेड कंपनी होगी तभी आप आ सकते हो। इसके बाद जब आप सभी नियमों का पालन कर दोगे, आईपीओ की जब प्रक्रिया, तब क्या होगा, आपको वित्तीय सहायता की आवश्यकता पड़ेगी अंडर राइटिंग के लिए। इसमें आपको क्या होगा, कोई ऐसा इन्वेस्टर या फिर कोई ऐसी मर्चेंट बैंकर की आवश्यकता होगी, अगर वो कोई भी व्यक्ति आपका आईपीओ नहीं ले पाता है या आप जितना फंड की डिमांड कर रहे हैं वो नहीं दे पाता है, तो वो मर्चेंट बैंकर आपके पूरे फंड की व्यवस्था करता है। इससे इन्वेस्टर को जोखिम की संभावनाएं कम होती हैं, तो आपके धंधे में पैसा लगाने के लिए वो तैयार रहता है। आपके जब दस्तावेज सब संपूर्ण हो गए, सारी चीजें आपने बना ली, जब आपके पास में एक मर्चेंट बैंकर भी मिल गया आपके आईपीओ लाने के लिए, उसके बाद में हम जब आगे बढ़ते हैं तब आईपीओ लॉन्च हो जाता है। अब आईपीओ जब लॉन्च होता है तो वो जाकर के सीधे सीधे स्टॉक मार्केट में आपके शेयर्स की वैल्यू होती है, और वैल्यू पर लोग बोली लगाते हैं, सब्सक्रिप्शन डालते हैं कि इतने शेयर्स हमको चाहिए। तो जैसे ही ज्यादा लॉट्स अगर उठने लगती है तो उसकी वैल्यू आपकी बढ़ जाती है। इन्वेस्टर ज्यादा पैसा लगाने के लिए आ जाते हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। इस तरीके से आप आईपीओ को पब्लिक ऑफरिंग करके, इन्वेस्टर से रिलेशन बना के और मार्केट डिबेट करके आप ला सकते हैं। कई आपके फॉरेन इन्वेस्टर हो सकते हैं, कई आपके एंजल इन्वेस्टर हो सकते हैं, कई आपके पब्लिक रिलेशन से आपके इन्वेस्टर आ सकते हैं। इन्वेस्टरों से जब बहुत ज्यादा इन्वेस्टर उस धंधे के अंदर आएंगे तो आपकी वैल्यूएशन और बढ़ती चली जाएगी। ये आपके पूरे प्रोडक्ट के ऊपर, आपने आईपीओ ले आए, अब आपको क्या दिखाना होता है कि आईपीओ लाने के बाद में हम इसकी ग्रोथ किस तरीके से करेंगे। इस तरीके से आपको बताना पड़ता है कि ये जो पैसा हम ले रहे हैं वो इस तरीके से हम धंधे के अंदर लगाएंगे, कि ग्रोथ में लगाएंगे, मार्केटिंग में लगाएंगे, या हम ब्रांडिंग में लगाएंगे। हमें जरूरत क्या है, कोई बिजनेस का सेटअप करना है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगाना है। इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। मैंने आपको बताई कि किस तरीके से हम बिजनेस में एक स्टार्टअप आईपीओ तक कैसे पहुंच सकता है। सबसे पहले जब सीड इन्वेस्टर है तो फ्रेंजन फैमिली को अपना पिच करके और वो पैसा उठा सकता है। दूसरा, जब बिजनेस को सेटअप हो गया, प्रोडक्ट हमारा एनालिसिस हो गई, सारी चीजें हो गई, कस्टमर डिसाइड हो गया, फिर हम जा सकते हैं एंजल इन्वेस्टर के साथ। फिर एंजल इन्वेस्टर हमको पैसा देता है, अब हम ब्रांडिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तब हमारी थोड़ी सी ऊपर और सेल्स बढ़ती है, ग्रोथ होती है, तब हम बीसीज के पास जाते हैं, वेंचर कैपिटल के पास। वो हमको जब पैसा दे देते हैं, उसके बाद में हम क्या होता है, हम जाते हैं सीधे सीधे आईपीओ, प्री आईपीओ में। जो आईपीओ से पहले का पोर्शन होता है वो चौथी राउंड की फंडिंग होती है, उसमें हम पैसा उठा सकते हैं, जिससे कि हम अपनी वैल्यूएशन दिखा सकते हैं कि प्री आईपीओ में तो हमने इतना पैसा इकट्ठा किया था। जब पब्लिक को ऑफर करते हैं तो उससे और ज्यादा इंप्रेस होती है और आप पे पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाती है। बाद में जाकर के आप जब पैसा उठाते हो, उस पैसे का करना क्या है ये पूरा आप उसके पिच डेस्क के अंदर पूरा समझाती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।